हेलो, मैं हूं अनुराग। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के साइंस के चैप्टर लाइट के टॉपिक रिफ्रैक्शन की। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो पहली हेडिंग है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें दे रखा है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब लाइट तिरछी जो है कोई सरफेस है उस पर तिरछी आती है तो एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाते समय वो मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। इसी को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब इसको डायग्राम से समझो। देखो ये क्या है, एक ग्लास स्लेब है, ये वाली कांच का टुकड़ा है और यहाँ पर बीम के जरिए हम इसको दिखा रहे हैं कि लाइट किस तरीके से ट्रेवल करेगी, है ना। तो लेज़र बीम है, ये एक लेज़र बीम है, एक सेकंड, ये एक लेज़र बीम है। और ये जो है जब एयर से ग्लास में जा रही है तो देखो मुड़ गई, फिर ग्लास से एयर में आ रही तब मुड़ गई। तो किसी भी एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट जाती है तो वह बेंड हो जाती है, ठीक है। ये होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन समझ में आना चाहिए। पहले रिफ्रैक्शन होता क्या है, इससे पहले हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट किसी सरफेस पर पड़ के वापस उसी मीडियम में मुड़ जाती है, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं ना। और रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह बेंड हो जाती है, इसी को ही हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट तो एक ऐसे और देख लो, आप लोगों ने ये तो नहीं देखा होगा लेकिन ये चीज़ें जरूर देखी होंगी। जब पानी में कोई स्टिक या पेंसिल डुबोते हैं तो वो हमको क्या होता है, तिरछी दिखाई देती है। ऊपर से भी दिखाई देगी और साइड से भी दिखाई देगी, ठीक है। सबने देखा इस तरीके से, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है ना। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं और आगे हम इसके बारे में ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी बताएंगे कि ऐसा होता क्यों है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या कारण है कि इसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अभी फिलहाल ये देख लो, सम एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन। द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर हायर। अब रिफ्रैक्शन की वजह से स्विमिंग पूल में अगर पानी भरा हुआ है तो उसका जो बॉटम होगा वो हमें ऊंचा दिखाई देता है। ए पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर टू बी बेंड एट द इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। अब जो एक पार्शियली पेंसिल जो किसी पानी में डूबी हुई है तो वो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती, कहाँ पर, एयर और वाटर के सरफेस से, ठीक है, इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। तो ये रिफ्रैक्शन है, हो गया। उसके बाद लेमन प्लेस्ड इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर बिगर। जो किसी ग्लास में, इसी ग्लास में हम नींबू का टुकड़ा, अगर नींबू एक डाल दें तो वो नींबू हमें बड़ा दिखाई देता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, पेंसिल भी आप लोगों को थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। बाहर छोटी मोटाई है लेकिन अंदर जो है हमें मोटी दिखाई दे रही है। ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। उसके बाद फोर्थ है लेटर ऑफ बुक अपीयर टू बी राइज्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब। जब किसी बुक पर ये ग्लास स्लैब रखते हैं, ग्लास स्लैब, तो उसके जो लेटर है ना वो हमें थोड़े ऊपर दिखाई देते हैं। जैसे ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब इसको कहते हैं, ये इस वाले डायग्राम में है ना। अब इसको बुक के ऊपर रखेंगे ना तो जो बुक के लेटर होंगे वो हमें ऊपर की तरफ उठे हुए दिखाई देते हैं, थोड़ा सा उठ जाएंगे वो, ठीक है ना। और जो बाकी बुक है उसके कंपेयर में हमें थोड़ा ऐसा लगेगा कि वो ऊपर है। तो ये सभी हो रहे हैं रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये डायग्राम देखो आप लोग, देखो ये क्या है, ये वाटर मान लो, इसको ट्रांसपेरेंट मीडियम, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लो या ग्लास ले लो, इसको कुछ भी ले लो, तो वाटर कर लेते हैं हम इसको। ये वाटर हो गया और ये एयर हो गया ऊपर वाला। तो वाटर को जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है और ऊपर वाला जो एरिया है वो एयर है। तो लाइट रे आ रही है ये इस तरीके से, तो हम इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। और ये जो लाइन है ये डॉट डॉट करके, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। ये सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मल आप लोग जानते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन में नॉर्मल था वैसे ही यहाँ पर होता है। और जब ये लाइट जो है एयर से वाटर में जा रही है तो थोड़ी सी बेंड हो गई, और बेंड किस तरफ हुई है, ये नॉर्मल की तरफ से बेंड हो गई, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। और इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। इसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। अब
और इसको देखो, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है हम उसको आई कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है हम उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में था वैसे ही सेम चीज़ें यहाँ पर भी हैं, ठीक है, थोड़े से नाम चेंज हो गए हैं। तो ये अब देखो, इससे ही हम इस डायग्राम से ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएंगे। तो पहला जो नियम है, पहला लॉ है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या हो रहा है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि देखो, ये टू ट्रांसपेरेंट मीडियम का जो इंटरफेस एरिया है, ये वाला जहां पर एयर और वाटर मिल रहे हैं, उसको कहते हैं इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। एट द एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स, तीनों जो है ये इस वाले पॉइंट पर सेम प्लेन पर होंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इतना भी लिख दोगे तो भी ठीक है, ठीक है। आप डायग्राम बना दो और इतनी सी चीजें लिख दो तो आपका सही हो जाएगा ये। उसके बाद सेकंड जो लॉ है, सेकंड लॉ क्या है? हम उसको स्नेल लॉ भी कहते हैं। अब ये क्या होता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। क्या होता है? देखो इस तरीके से समझ लो। ये वैसे स्नेल लॉ क्या है, इस तरीके से देखो, साइन आई अपॉन साइन आर। आई और आर क्या होते हैं ये जानते हैं आप लोग। आई क्या है? इंसिडेंट एंगल, और आर क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। वही चीज जो है लैंग्वेज में कहती है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। रेशियो दे रखा है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। आप इतना भी लिख दोगे तो भी आपका ठीक होगा। तो ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉ होते हैं इसमें। अब उसके बाद ये नीचे दे रखा है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ऑफ एन और म्यू। ये क्या होता है? जो कांस्टेंट होता है उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये जो कांस्टेंट है हम उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इतना समझ लो, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है अभी, और आगे और इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे अभी। तो फिलहाल इतना समझ लो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है और कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसको एन या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी अब में एन दे रखा है और किसी बुक में म्यू दे रखा है, आप चाहें किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, ये आप लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट पेज पे जो मैंने एक इस तरीके का डायग्राम दिखाया था, ये तो आप लोगों ने देखा होगा ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो लाइट क्या हो रहा है इस डायग्राम में, देखो दोबारा से देख लो। लाइट जो है एयर से ग्लास में जा रही है, बेंड हो रही है, फिर ग्लास से एयर में जा रही है, फिर बेंड हो रही है, ठीक है। तो उसी के बारे में बता रहा हूँ मैं कि ये किस तरीके से बेंड होती है, इसका कुछ रूल होता है। तो ये देखो, सबसे पहले ये एयर है, ये ग्लास है, ठीक है ना। और इसको हम कहेंगे रेयर मीडियम, और इसको कहेंगे डेंसर मीडियम, ठीक है। ये एयर हो गया, ये ग्लास है, ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। अगर वाटर और ग्लास में क्या होगा, एयर और वाटर ले लें तो एयर क्या रेयर होगा और वाटर क्या होगा, डेंसर होगा, ठीक है। तो जो डेंस होगा ज़्यादा उसको डेंसर लेते हैं, डेंस मीडियम लेते हैं, ठीक है। तो ये रूल है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर वन इट बेंड टॉवर्ड द नॉर्मल। तो क्या होगा, जब लाइट जो है ये एक यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं, ये एयर है और ये नीचे ग्लास है, ठीक है। ये ग्लास है, जब लाइट इस पे एंटर हो रही है तो वो जाना चाहिए उसको, एक सेकेंड,
जाना चाहिए उसको इस तरीके से सीधे जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या होगा, इस तरीके से बैंड हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है? रफली डायग्राम बना दिया। ये ग्लास हो गया आपका, और ये जो है इस तरीके से लाइट आ रही है और वो बैंड हो गई किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। अब ये एंगल क्या है, आई है, और ये एंगल क्या है, आर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वह लाइट क्या होगा, बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, यानी कि आई जो है बड़ा होगा आर से। ये दिखाई दे रहा है ना, दोनों एंगल भी साफ साफ दिखाई दे जाएंगे। तो वही चीज़ मैंने लिख दी, आई जो है बड़ा होगा आर से। और फिर उसके बाद व्हेन ट्रेवल फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर वन इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसको देख लो ध्यान से, देखो अब ये क्या है, ये ऊपर वाला मैंने ग्लास ले लिया, ठीक है, ग्लास ले लिया, और नीचे वाला एयर है, और ये नॉर्मल ले लिया मैंने। ठीक है, रफली बता रहा हूँ, ये लाइट इस तरीके से आई, एक सेकेंड, ये लाइट इस तरीके से आ रही है, इसे जाना चाहिए सीधे, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगी। ठीक है ना, बैंड हो गई, यानी कि नॉर्मल से दूर चलेगी, इस तरीके से बैंड हो रही है। जब क्या है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, तो यहां पर क्या होगा, आई जो है, एंगल आई है और एंगल आर है, सीधे सीधे देख सकते हो आप लोग, एंगल आई और एंगल आर में कौन सा बड़ा है, यहाँ पर आई छोटा है आर से। ठीक है ना, समझ में आया ना? तो क्या होगा, इस तरीके से याद रखना कि जब जब रेयर से डेंस मीडियम में जाती है तो वो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ लाइट बैंड हो जाएगी, और जब डेंस से एयर की तरफ जा रही है तो, जब डेंस से रेयर की तरफ जा रही है तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। उसके बाद मैं इसको साफ कर देता हूँ। उसके बाद है आपका कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता किस वजह से, अब हो किस वजह से रहा है ये सब, ये भी देख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, मोर इन रेयर मीडियम एंड कंपेरेटिवली लेस इन डेंसर मीडियम। क्या होता है ये इस वजह से रिफ्रैक्शन इस वजह से हो रहा है क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, लाइट की स्पीड अलग मीडियम में अलग हो जाती है। अब ये क्या होता है, क्या यानी कि मोर इन रेयर मीडियम, यानी कि रेयरर मीडियम में इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और डेंस मीडियम में उसकी कंपेरेटिवली कम होगी जो रेयर मीडियम में है। यानी कि इस वाले केस में एयर और ग्लास में बात करें तो एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा है और ग्लास में कम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सो व्हेन लाइट एंटर अ डेंसर मीडियम इट speed reduce and its bend toward the normal, and when it's enter a rarer medium it speed increase and it bend away from the normal। ठीक है, ये क्या हुआ, इसके जब ये जो है डेंसर मीडियम में जाती है, देखो यहाँ से देखो इस वाले में ये लाइट बीम है, जब डेंसर मीडियम में जा रही है तो स्पीड कम हो गई, तो ये इसका क्या हुआ जी, नॉर्मल की तरफ जो है बैंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। जब ये नॉर्मल से आगे क्या होगा कि ये ग्लास से जब एयर में जा रही है, ग्लास से जब एयर में जा रही है तो क्या होगा, इसकी स्पीड दोबारा से बढ़ जाएगी और ये जो है नॉर्मल से, देखो ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा होगा कि जो है एयर में स्पीड, रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है लाइट की और डेंसर मीडियम में कम होती है, इस वजह से ऐसा होता है ये। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको एन से रिप्रेजेंट कर दो या म्यू से, लास्ट पेज पे हमने बताया था। ठीक है, एन से भी, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको और म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लास 10 की एनसीईआरटी में एन से दिया है तो हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। होता क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अब ये देखो, पहले एक जो लास्ट पेज में हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कराया था, ये देखो ये क्या है, नीचे वाटर है और ऊपर एयर है। लाइट इस तरीके से आ रही है और वो यहाँ पे मुड़ जाएगी, हल्की सी नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, तो यह रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो वो क्या होगा, यहाँ पर यही तो कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो यानी कि ये मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2 हो गया, तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है ना, दो मीडियम में जो लाइट, इनमें दोनों मीडियम में जो स्पीड की लाइट की स्पीड जो होगी उनका रेशियो होगा, वही क्या कहलाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो क्या कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2,
स्पीड या वेलोसिटी बात थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस, यहाँ पर स्पीड कह रहे हैं और यहाँ वेलोसिटी बात एक ही है। वेलोसिटी और स्पीड की बात अगर पता करना है उसमें क्या होता है 9th क्लास में हमने बताया था, ठीक है। तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। दो इंडेक्स हैं यहाँ पर, एक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो दोनों को अलग अलग डेफिनेशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन चीज सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। अब यहां पर क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। यहां पर क्या है, एक मीडियम की जगह हम वैक्यूम या एयर से को एयर ले लेते हैं उसकी जगह, है ना। यहां पर क्या है, दोनों मीडियम लेते हैं, दोनों मीडियम का रेशियो निकालते हैं, जो दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड है उन दोनों का रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम वैक्यूम और एयर के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको, जैसे कि एन क्या है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे सी है, सी होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम देखो बेटा, एयर और वैक्यूम में डिफरेंस होता है, लेकिन क्लास 10th में यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए आपको एयर भी दे रखा होगा तो भी आपको यही वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्लास 10th में एयर और वैक्यूम सेम ही कैलकुलेट करने के लिए सेम एनसीईआरटी के हिसाब से ले लेंगे सेम हम, है ना। कहीं कहीं जगह पर एयर की वैल्यू भी, एयर के लिए भी हमको यही सी की वैल्यू लेनी पड़ती है। तो ठीक है, पहले वैक्यूम समझ लो। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम जो होता है, मान लो कहीं पर अगर कोई बॉक्स है, कोई कंटेनर है, कोई रूम है, उसमें से हम सारी हवा निकाल लें, उसके अंदर से सारी हवा निकाल ली, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा, कुछ नहीं है। तो स्पेस में भी वैक्यूम ही है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई हवा नहीं है। क्या होगा, जहाँ पर हवा नहीं होगी, हवा भी नहीं होगी, तो वहाँ पे वैक्यूम बन जाता है, ठीक है ना, वहाँ वैक्यूम होता है। तो वैक्यूम में इस लाइट की स्पीड होती है 3, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये स्पेस में भी वैक्यूम होता है, वहाँ हवा नहीं होती है, ठीक है, याद रखना। और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अब सेकंड मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो v होता है, और c जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। समझ में आया? एक क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ले लेते हैं, और स्पीड v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है, हमको कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है। तो जो आपके न्यूमेरिकल होंगे, अगर एक दो ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते इस टॉपिक पे, अगर होते हैं तो इस फॉर्मूले से होते हैं। चलो अब आगे देख लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज द हाईएस्ट टिल डेट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हाईएस्ट होता है आज की तारीख में, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हाई है वो डायमंड का है, ठीक है। इट इज़ 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आ रहा है इसका वो क्या है, 2.42 है। इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इज टाइम्स लेस इन डायमंड देन इन वैक्यूम। इसका मतलब क्या हो गया, देखो जो स्पीड की लाइट होगी ना, जो स्पीड की लाइट होगी वो वैक्यूम में, जो वैक्यूम में स्पीड की लाइट है वो इतने टाइम्स, इतने गुना कम है किसमें, डायमंड में। यानी कि 2.4 टाइम्स कम हो जाती है स्पीड डायमंड में। बहुत ही डेंस होता है, सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल है ये, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है ये। अगर डायमंड को देखो, मैं बता देता हूँ, डायमंड को ना अगर आप हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये टूटेगा नहीं, और लोहे पे रख के अगर तोड़ने की कोशिश करोगे, नुकीला डायमंड लोगे आप, जैसे अब रिंग्स में होता है, तो लोहे में ना, लोहे को में छेद सा कर देगा, पिचका देगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं। डायमंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और कार्बन का होता है, ठीक है। चलो, तो इतना समझ में आया होगा कि इसमें जो स्पीड की लाइट होती है वो 2.4 टाइम्स कम हो जाती है कंपेयर टू वैक्यूम, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं और इनसे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं इस टॉपिक पर। इस टॉपिक पे जो आपके न्यूमेरिकल आएंगे लाइट चैप्टर में से, वो है लेंस और मिरर के जो न्यूमेरिकल होंगे वो आएंगे। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है लेंस, ठीक है। रिफ्रैक्शन, देखो रिफ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन सिर्फ लेंस में होता है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से बच्चे। और रिफ्लेक्शन में जो होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है वो मिरर में होता है, ठीक है, याद रखना। रिफ्लेक्शन मिरर में होता है और रिफ्रैक्शन लेंस में होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया हो। और जो मैंने अलग से इसके लिए वीडियो बना रखे हैं, मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप देख लेना।
जो इससे पहले रिफ्लेक्शन वाला जो वीडियो बनाया था मैंने, ठीक है। अब लेंस के बारे में देख लेते हैं। लेंस क्या है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस। ये क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है और जो दो सरफेसेस से घिरा होता है। इसमें से कम एक सरफेसेस कर्व्ड होता है, कम से कम, ठीक है। इस लाइन को अभी बताते हैं क्यों कह रहे हैं ये। उसके बाद देख लो, लेंस आर ऑफ टू टाइप्स। लेंस जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉन्वेक्स होता है, एक कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अगर वो वीडियो देखा है ना आपने रिफ्लेक्शन वाला, तो इस वीडियो में आप लोगों को कम मेहनत लगेगी। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें सेम होती, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती जुलती होंगी। वहाँ पर भी आपको याद होगा कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव जो कॉनकेव था वो कौन सा मिरर था? वो था कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स था डाइवर्जिंग मिरर। तो वहां पे उल्टा था, ठीक है। इस चीज को देख लेना और एक बार रिवाइज कर लेना, वो अगर नहीं देखा तो वो वीडियो भी देख लेना। अब उसके बाद ये दो मेन टाइप हो गए, ठीक है। अब ये डेफिनेशन इनकी अभी कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस क्यों कह रहे हैं इसको भी मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद आप ये देख लें कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। पहले इसके बारे में देख लो, इस वाले पार्ट को, कॉन्वेक्स को समझ लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है? A lens which is thicker at the center and the thinner at the end its end is called convex lens. Convex lens are three types. देखो इसका डायग्राम देख लो पहले। वो ये कह रहे हैं बीच में तो मोटा होता है और साइड में जो होता है पतला होता है, ठीक है ना। बीच में मोटा होगा और साइड में ये पतला होगा, ठीक है। और अब ये तीन टाइप्स के होते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब इसमें कह रहे थे, ये वाली लाइन कह रहे थे इसमें पीछे, एटलीस्ट वन ऑफ विच इज कर्व्ड। इसमें क्या होता है? कम से कम एक जो साइड है, एक साइड है, वो कम से कम एक साइड कर्व्ड होनी चाहिए। देखो इसमें दोनों ही साइड कर्व्ड है, इसमें एक साइड कर्व्ड है और ये दोनों ही कर्व्ड है, ये अलग तरीके से कर्व्ड है, ठीक है। अब देखो मैंने ये एक्स्ट्रा में दे रखे हैं ये तीन डायग्राम, ये इन पर कोई कुछ न्यूमेरिकल नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। जो न्यूमेरिकल इस वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा टिपिकल, इस वाले चैप्टर में सबसे टिपिकल है न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ रही है। वहां पर हमें ये वाला लेंस याद रखना है, सिर्फ आपको ये वाला जो लेंस होता है उसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, बस आप लोगों को ये याद रखना है। और एक्स्ट्रा में पढ़ना चाहते हो बस इनको पढ़ लो एक बार, याद रखो, ये चीज़ याद रखो। और ये आप लोगों को 11th-12th में भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, वहाँ पे बताएंगे ये आप लोगों को, ये तीन टाइप्स के होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में जरूरत नहीं पड़ती आप लोगों को, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स के होते हैं और इसको हम सिर्फ इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसी के बारे में सारी बातें होंगी, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, ये वाला पार्ट है ना। अच्छा, उसके बाद ये है यहाँ पर दे रखा है, ए कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट्स कन्वर्ज अ पैरेलल बीम और लाइट रे पासिंग थ्रू इट, ठीक है ना। अब ये करता क्या है, देखो जैसे कि वहाँ पर कॉनकेव मिरर था, सॉरी ये गलत हो गया मेरा, अब ये इसी में बना देता हूँ। देखो मैं इस वाले डायग्राम में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, जो लाइट की पैरेलल बीम आती है, ये मान के चलो, अभी रे डायग्राम तो बनाएंगे हम, सारे ही बनाएंगे। जब प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट होके ना एक पॉइंट पर मिलती है, सॉरी रिफ्रैक्ट होके ना एक पॉइंट पर मिलती है, तो वो सारी लाइट को कन्वर्ज कर देती है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज पर है हमारा कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। अब इसमें क्या दे रखा है, ए लेंस विच इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट इट्स एंड इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस आर थ्री टाइप्स, ये भी तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, देखो ये वाले देखो, डबल कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव और कॉन्वेक्सो कॉनकेव, तीन टाइप्स के होते हैं। लेकिन हमको ये वाला, ये कॉनकेव लेंस पढ़ना है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। सिर्फ हमारा ये वाला पहला वाला, हमें इसी से मतलब है, ठीक है। बाकी मैंने नोट्सों में दे रखा है, नोट्सों में सारी चीज़ें हैं, नोट्स डाउनलोड कर लो जाके, ठीक है, तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब हम आगे चलते हैं, तो कॉनकेव हो गया। अब इसमें ये दे रखा है यहाँ पर, ए कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट डाइवर्ज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे पासिंग थ्रू इट। अब ये करता क्या है, थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइट आती है, ठीक है, वो क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइट आएगी तो वो ये जो लेंस होता है वो ये डाइवर्ज कर देता है, इस तरीके से लाइट को इस तरीके से डाइवर्ज कर देता है। ऐसा लगता है कि ये इस पॉइंट से आ रही है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, पैरेलल लाइट को, लाइट की जो बीम आ रही है पैरेलल एक्सिस के,
सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल उसको क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, तो फैला देता है, ऐसा लगता है ये इस पॉइंट पर मिल रही हैं। ठीक है, लाइंस जब मिरर में हमने मिरर में किया था हमने, तो वहां पे कब हो रहा था ये, कॉन्वेक्स में, हाँ कॉन्वेक्स मिरर में हो रहा था ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब तो इसमें है नहीं, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम सम डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंस, है ना, कुछ लेंस की डेफिनेशंस हैं उनको देखते हैं अब। तो सब उसके लिए हमें क्या है, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस ले लीजिए। कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, बार बार इनकी जरूरत पड़ेगी। और ये बीच में लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी ये बीच में लाइन ड्रॉ क्यों की है, ये अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में, जब रे डायग्राम पढ़ेंगे। अभी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं भी बनाओगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो ऑप्टिकल सेंटर की है। देखो ऑप्टिकल सेंटर ही जो डेफिनेशन है वही पढ़नी है आप लोगों को। वैसे तो मैंने नोट्सों में सारी डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन मैं क्लास में जो है जब भी इसको चैप्टर को कराता हूँ तो मैं सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन देता हूँ। ठीक है, बाकी सारी डेफिनेशन जो आपने मिरर में पढ़ रखी है ना वही डेफिनेशन हैं, लेकिन मैं सारी डेफिनेशन कराऊंगा, आप टेंशन ना लें, मैं सारी डेफिनेशन कराऊंगा। और बाकी की सारी डेफिनेशन मैच करती हैं जो हमने मिरर्स में पढ़ी हैं, मिरर के बारे में। तो अब देखो ऑप्टिकल सेंटर देख लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर जो है ये लेंस के बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट होता है, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस, सॉरी ये लेंस की जगह एल कर लेना इसको। ठीक है, द सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। जो लेंस का सेंटर होता है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब याद रखना ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और ये जैसे कि मिरर में हमने पोल पढ़ा था, पोल उसको पी से रिप्रेजेंट कर देते, पोल, है ना। वहां पर पोल क्या होता था, वो भी एक लेंस मिरर के बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट होता था। ठीक है, अब ये ऑप्टिकल सेंटर है, और ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे जाएगी वो बिना रिफ्रैक्ट हुए, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। अभी जब रे डायग्राम पढ़ाएंगे तो और मैं बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ही एक डेफिनेशन अलग है, इसलिए सबसे पहले कराइए। उसके बाद नेक्स्ट और डेफिनेशन देख लेते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज पार्ट आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। अब देखो यहाँ पर सेंटर्स का है, जो दो इमेजिनरी स्फीयर होते हैं जो जिसके विच द लेंस इज अ पार्ट आर कॉल्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब देखो ये देखो दो सरफेसेस हैं। अब हम इस वाली सरफेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको है ना एक क्या करा, ये स्फीयर बना लिया। ठीक है, ये मतलब स्फीयर नहीं बन पाया, लेकिन आप लोग अच्छा सा बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बढ़िया ही बनाएं, बस इमेजिन कर लें ये स्फीयर है। ये शायद लग कुछ और रहा है, कोई और ही वो चीज़ बन गई है, लेकिन आप स्फीयर ही मान लें। ये जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये पूरा स्फीयर ये ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे ये वाला इसको भी और बना देते हैं सही से अच्छे से। तो ये स्फीयर इस तरीके से, ठीक है, ये पूरा ऐसे, ये दो स्फीयर हैं। इसका एक ये वाले सरफेस का स्फीयर है और ये इस वाले सरफेस का। मान के चलिए जिस दो सरफेसेस है ना, जो ये इन वाले स्फीयर जो इमेजिनरी हमने माने हैं, मन में माने हैं, ये स्फीयर हैं यहाँ पर दो, इनके जो दो पार्ट हैं ये, है ना, ये वाले सरफेसेस, ये वाला और ये वाला सरफेसेस। ठीक है, इन वाले स्फीयर के पार्ट हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले ये इसका जो सेंटर और इसका जो सेंटर होगा ना, इन्हीं को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर जो होगा, इन्हीं को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहाँ पे सेंटर्स कर रखा है क्योंकि दो हैं, यहाँ पर दो सरफेसेस हैं, दो बाउंड सरफेसेस से घिरा होता है लेंस, इसलिए यहाँ पर दो सरफेसेस की बात हो रही है। ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, द सेंटर्स ऑफ द टू इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा वैसे ही यहाँ पर होगा, मैं आप लोगों को बताऊं, ये तो कॉन्वेक्स में हो गया। वैसे ही ये वाला जो सरफेस होगा, इसका मान के चलिए ये वाला है स्फीयर और इसका ये वाला है स्फीयर। ठीक है ना, तो इसके दो, ये इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये क्या कहलाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएंगे। ठीक है, और उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज पार्ट आर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, जो क्या है कि रेडियस, दो जो इमेजिनरी स्फीयर हैं उनकी जो रेडियस होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब जैसे ये वाले हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी क्या है, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, है ना।
ये इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से लेकर इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक क्या हो गई, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर सभी जगह यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लें तो वो भी रेडियस हो जाएगी। रेडियस तो स्फीयर में और सर्कल में सभी जगह रेडियस बराबर होती है ना। तो द रेडियस ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज पार्ट आर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। तो यहाँ पर रेडी कह रहे हैं, रेडी। रेडी का मतलब हो गया कि रेडियस एक होगी तो रेडियस होगी, और दो है तो रेडी, मतलब एक से ज्यादा होती तो रेडी कहते हैं इसको, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो आपकी उसके जैसे हमने लास्ट पेज पर डायग्राम बनाए थे उसी तरीके से हम दो डायग्राम ले लेते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का, ठीक है। अब सबसे पहले डेफिनेशन आती है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस होता क्या है, देखो वहां पर मिरर में एक ही फोकस था, यहाँ पर दोनों तरफ फोकस होंगे क्योंकि हर चीज डबल हो रही है यहाँ पर, और इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, परेशान मत होना, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल फोकस देख लेते हैं। इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल फोकस principal axis of lens from where the directed ray become parallel to principal axis after reflection। देखो क्या होती है ये, तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस ले ली है ना, बिल्कुल बीचों बीच ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, इससे निकलने वाली रे क्या हो रही है, वो रिफ्रैक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल बीचों बीच होती है। प्रिंसिपल एक्सिस नहीं पता कोई बात नहीं, डेफिनेशन भी रह गई है, हमने उस वाले चैप्टर में उस वाले टॉपिक में बता दिया था रिफ्लेक्शन में, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल बीचों बीच वो एक लाइन होती है, तो उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब ये एक पॉइंट से निकलने वाली जो लाइट है ना, वो रिफ्रैक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक है। और ये इस तरीके का केस हम करेंगे भी अभी और रे डायग्राम में। तो इसको क्या कहेंगे हम, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अब उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल फोकस के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, मैं बता दूं आप लोगों को, कंफ्यूजन फर्स्ट और सेकंड के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो जितना जैसा लिखा हुआ है समझ लो अभी, उसके बाद रे डायग्राम तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से। इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, है ना, और appear to meet on the same side of the concave after reflection from the lens। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, मैं रे बनाता हूँ पहले। प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, दोनों में ही प्रिंसिपल एक्सिस ले ली मैंने। अब प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं और रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पॉइंट पर मिल रही हैं, सारी लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर मिल रही है, तो हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे, हम सेकंड प्रिंसिपल F2 कहेंगे, ठीक है ना, F2 कहेंगे। और इस वाले केस में क्या होगा, देखो कॉनकेव में क्या होगा कि यहां पर हमने देखो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आते हैं, लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आई लाइट, है ना। अब वो क्या होगा, डाइवर्ज होगी। ये कौन सा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो ऐसा लगेगा हमको, ऐसा लगेगा कि लाइट इस पॉइंट से आ रही है, ठीक है ना। तो इसको ही हम क्या कहेंगे, इस वाले लेंस के लिए इस तरफ ये सेकंड प्रिंसिपल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप, ये सेकंड प्रिंसिपल हो गया इस वाले के लिए। तो ये हम जैसे कि डेफिनेशन वहां पर भी थी, मिरर में भी थी डेफिनेशन, वैसे ही यहां पर भी है, ठीक है। तो क्या होगा, इट इज द पॉइंट, दोबारा समझ लो, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो क्या होता है, जो पैरेलल रे आ रही हैं, वो कन्वर्ज होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं। वो किस में होता है, कॉन्वेक्स में हो रहा है। और अपीयर टू मीट ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, यानी कि जिस तरफ से रे आ रही हैं उसी तरफ ऐसा लग रहा है कि अपीयर मीट हो रही है, यानी कि मिलती हुई महसूस हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस, ठीक है ना। तो ये दोनों ये क्या हो गए, सेकंड प्रिंसिपल फोकस हो गए, ठीक है, इन दोनों के लिए, ठीक है। अब जितना देखो, बस ये वाली डेफिनेशन समझ लो, ये जो मैंने बताया ना, यही फोकस है, मेन फोकस यही होता है, ठीक है। अब आप नहीं आ रहा फर्स्ट प्रिंसिपल और फर्स्ट और सेकंड के चक्कर में ना रहो, आप लोग क्या करो मैं बता देता हूं, मैंने लिखवा दिया क्योंकि मुझे कहीं पे मिल गया तो मैंने लिखवा दिया। वैसे मैं ये डेफिनेशन दूंगा प्रिंसिपल फोकस की, यही वाली डेफिनेशन है, यहां से यहां तक करनी है आप लोगों को, बस ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना फर्स्ट सेकंड के चक्कर में। प्रिंसिपल, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस और अपीयर टू मीट ऑन द
सेम साइड ऑफ द लेंस, और ये दोनों डायग्राम बना दो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बस इतना करना है। ठीक है, जैसे जिस तरीके से डेफिनेशन हमने मिरर में की थी वैसी डेफिनेशन हम यहाँ लिखेंगे, ज्यादा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हम सिंपल बनाना है हमको, है ना। तो ठीक है, अब उसके बाद फोकल लेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन फोकल एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। देखो ये फोकस है और ये ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ, और इसे एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेंस में भी था फोकस लेंथ। ठीक है, उसके बाद अपर्चर, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्पेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। अब देखो अपर्चर को देख लो, अपर्चर होता क्या है? देखो देखो अपर्चर कंफ्यूज हो जाएगी, जैसे एम एन बुक में दे रखा एम एन, अब यहां से यहां तक की जो इफेक्टिव डायमीटर होता है उसी को हम अपर्चर कहते हैं। अब ये लेंथ, ये हमें लगता है कि ये लेंथ है क्या, ये कंफ्यूजन रहता है। देखो मैं बताता हूं, अगर ये तो हम साइड से देख रहे हैं, एक लेंस को हम साइड से देख रहे हैं, अगर हम इसको घुमा के ऊपर से देखें, टेबल पे रख दिया हमने ये लेंस, ठीक है, और ऊपर से देखें तो ये हमें क्या दिखाई देगा? सर्कल के फॉर्म में दिखाई देगा। और हम इसको अगर साइड से देखेंगे तो हमें ये दिखाई देगा इस तरीके से, है ना। ऊपर से देखेंगे तो ये दिखाई देगा। अब यहां से यहां तक एम से एन तक जो इफेक्टिव डायमीटर हो गया, इसका इफेक्टिव डायमीटर हो गया, उसको अपर्चर कहते हैं। ऐसा ही इस वाले में कॉनकेव में भी होगा। इसको भी अगर हम टेबल पर लिटा के रख देंगे तो देखने, ऊपर से देखने पर ये भी हमको सर्कल दिखाई देगा, और यहां से यहां तक ये इसका अपर्चर हो जाएगा। ऐसे ही क्या करना है, मिरर में भी होता है अपर्चर, है ना, मिरर में भी होता है। तो हम लंबाई समझ लेते हैं, यहां से यहां तक लंबाई नहीं, उसको लेटा दोगे तो वो भी क्या होगा? ऊपर से सर्कल दिखाई देगा हमको, सर्कल जैसा दिखाई देगा। ऊपर से देखोगे, लेटा दो आप टेबल पर रख दो उसको, और ऊपर से देखोगे सर्कल दिखाई देगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तब क्या होता है? तो इसको सबसे पहले, इसको करने के लिए रे डायग्राम बनाते हैं। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आप एक पॉइंट ये बराबर डिस्टेंस पर स्केल लें और 3-3 सेंटीमीटर या 4-4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आप पॉइंट लगा लें, और एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं और एक ये यहाँ। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से पॉइंट लगाने 5, और बीच वाले पॉइंट पर क्या करना है, अभी लेंस नहीं बनाना, लेंस बाद में बनाना है। तो बीच वाले पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करनी, सबसे पहले इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद ये लेंस बनाया। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, पेंसिल से बना के तो आ जाएगा अच्छे से। तो बीच वाले पॉइंट पर लेंस या मिरर जो भी बनाना है बीच वाले पॉइंट पर बनाना है। ठीक है, बराबर डिस्टेंस पर होने चाहिए ये सारे पॉइंट। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो क्या करेंगे, देखो हम जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ली, और ये जो लाइन है ना, ये अभी आप लोग कहोगे डॉट डॉट करके ये परपेंडिकुलर लाइन को लिया मैंने, इसका यूज क्या है? अभी देखो इसका यूज समझ में आ जाता है। तो ये लाइन आ रही है, रे आ रही है, अब रिफ्रैक्ट कहां से होगी? तो हम रिफ्रैक्ट इसको इसी लाइन से करेंगे, यहां से रिफ्रैक्ट करेंगे रे डायग्राम बनाते समय। ठीक है ना, हाँ, तो यहां से रिफ्रैक्ट हो रही, और इस लाइन का देखो बहुत ही, पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ। देखो जब हम रे डायग्राम बनाते हैं ना, रे डायग्राम बनाते हैं, ज़्यादा मोटा हो गया वैसे, तो रे डायग्राम बना रहे हैं मान के चलिए, तो आप क्या करें, जब रे आ रही है तो अब ये नहीं पता है रिफ्रैक्ट कहाँ से होगी। बहुत से लोग यहाँ से कर देते हैं, और बहुत से लोग क्या करते हैं, रिफ्रैक्ट इस तरीके से भी कर देते हैं। देखो ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई, लेकिन रे या तो इधर से करेंगे इस वाले पॉइंट से, या इस वाले पॉइंट से करेंगे, और या फिर कभी कभी कोई बीच से कर रहा है। तो ये कन्फ्यूजन रहता है रे डायग्राम, बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि रिफ्रैक्ट कहाँ से करें। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, एक बीच में एक लाइन ले लो, डॉट डॉट करके एक लाइन ले लो, और उससे इस वाली लाइन से लाइट को रिफ्रैक्ट कर दो। ठीक है, मोड़ दो यहाँ से लाइन। तो क्या करा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ले ली, उसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के स्केल से मिलाना है, स्केल से मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ठीक है, ये यहाँ पर लाइन आ गई। उसके बाद एक और लाइन ले ली दूसरे कलर में, समझाने के लिए मैंने 2 कलर ले लिए हैं ताकि लाइनें अलग अलग आपको दिखाई दें। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आई, उसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाकर स्केल से लाइन खींच देनी है। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी। ठीक है, सेम ही है जैसे मिरर में थे रे डायग्राम, वैसे ही सेम होंगे। ठीक, अब इमेज के बारे में देख लेते हैं कि इमेज कैसी बनेगी। पोजीशन क्या है, F2 पर, और एक चीज़ और करनी, पॉइंट लगाने के बाद इसका नाम 2F1, F1, F2 और 2F2,
ये नाम लिखने सभी में, और ये ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन मैंने बताई थी, सभी के ये नाम लिखने हैं हर डायग्राम में, ठीक है। और वहां पर क्या था, जब मिरर कर रहे थे तो वहां पर था आर था, सॉरी वहां पर सी था और एफ था, ठीक है ना। तो सी और एफ वहां पर 2 पॉइंट लिए, तो यहां पर सी की जगह पर 2F हो जाता है, और दोनों ही तरफ यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, दोनों ही तरफ, क्योंकि एक तरफ ऑब्जेक्ट होगा तो दूसरी तरफ हमें इमेज दिखाई देती है, ठीक। चलो, अब पोजीशन क्या है, F2 है, F2 पर है, इमेज बन रही है, ये देखो। नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड। देखो बहुत छोटी इमेज बन रही है, तो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि रियल है इन्वर्टेड है, लेकिन बहुत छोटी है, अगले नेक्स्ट केस से पता चलेगा आप लोगों को, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन रियल और इन्वर्टेड होती है। साइज क्या है, पॉइंट साइज और हाईली डिमिन्स्ड, बहुत ही छोटी बनती है, इसका मतलब ये होगा। देखो यहाँ पर बन रही है इतनी छोटे में, बिल्कुल पॉइंट साइज में बन रही है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और अगला जो केस है वो देखते हैं हम। अब नेक्स्ट केस है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F, जब ऑब्जेक्ट 2F के बियॉन्ड हो। तो देखो इसको रे डायग्राम से समझते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को ये एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, उसके बाद मैंने बताया था पॉइंट लगाने बराबर डिस्टेंस पर, ठीक है। मैंने जो है रे डायग्राम बनाते समय पॉइंट लगा दिए हैं, इसमें आगे दिखाई देंगे आप लोगों को। तो 5 पॉइंट बराबर डिस्टेंस पर ड्रॉ करने हैं, और बीच वाले पॉइंट पर लेंस बनाना है, ये लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद ये लेंस बनाना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट, देखो पॉइंट आ गए यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट, ये पॉइंट लगा लिए, उसके बाद ये लाइन, ये लेंस हो गया। अब हमने यहाँ पर ये क्या दे रखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F, यानी कि 2F के बियॉन्ड है ना। तो ये पॉइंट के नाम दे दो। चलो एक काम करते हैं, ये हो गया 2F1, F1 और F2, 2F2, ठीक है, 2F2। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट है, मान लो इसको एक पिन है, पिन टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि पहली जो रे होती है वो इसके हेड से ऊपर के यहाँ से निकलती है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, इस तरीके से पहली लाइन लेते हैं इसके ऊपर से, इस वाले पॉइंट से, है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ली लाइन, उसके बाद रिफ्रैक्ट होके कहाँ जाएगी, रिफ्रैक्ट होके फोकस से जाती है। ये याद रखना, जो मिरर में मैंने रे डायग्राम बनाए थे वैसे ही है सब कुछ, रूल वैसे ही है, अगर वो देख रखा है तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और नहीं भी देखा तो भी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो क्या होता है, वो रिफ्रैक्ट होके फोकस से होकर जाती है। तो हमने इस तरीके से इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को स्केल से मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, अब नेक्स्ट लाइन जो लेनी है वो कहाँ से लेंगे, वो हम लेंगे इस वाले पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला के स्केल से और लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो कहाँ से, ये वाले पॉइंट को मिलाना है, ये और ये वाले स्केल से मिलाकर लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये लोग ये इतना सा काम कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद ये लाइन कहाँ पर मिल रही है, यहाँ मिल रही है, दोनों लाइनें इंटरसेक्ट यहाँ हो रही है, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है उल्टा बन रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, उल्टा बन रहा है ना। ये डार्क कर देना इसको आप लोग, ठीक है। अब इमेज के बारे में देख लेते हैं। इमेज क्या है, पोजीशन क्या है इमेज की, बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 और 2F2 के बीच में है, ठीक है। आप जो है इन 2F के बाद कभी भी रखेंगे ना ऑब्जेक्ट को, तो इसकी इमेज हमेशा F2 और 2F2 के बीच आएगी, फिक्स है यहीं आएगी। अगर आपकी इधर उधर कहीं बन रही है तो रे डायग्राम गलत है आप लोग, ठीक है। अच्छा, नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है, उल्टी है तो उसको इन्वर्टेड कहते हैं, और इन्वर्टेड होती है तो रियल होती है। जैसे मिरर में थे रूल वैसे ही यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। साइज क्या है, साइज डिमिन्स्ड का मतलब देखो ये साइज, ये और ये इन दोनों में डिफरेंस है, ये थोड़ी सी बड़ी है और ये थोड़ी सी उससे छोटी है ना। इमेज थोड़ी सी छोटी बन रही है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया, इमेज के बारे में बता दिया सारा कुछ। अब नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट केस देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, जब ऑब्जेक्ट हमारा 2F1 पे है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो क्या करना है, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी मैंने, जो है मैंने सभी में क्या करा है, फाइल बनाते समय लेंस पहले ड्रॉ कर दिया। तो आप लोग पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना, मैं बता रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना, उसके बाद आप ये
5 पॉइंट ले लिए, एक एक दो तीन, और ये यहाँ पर भी लेना है बीच में, ठीक है, 5 पॉइंट लेना, ठीक है। 5 पॉइंट लेने के बाद रिपीट, पहले थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो सबसे मुश्किल पार्ट होता है ना इसमें, मैंने देखा है बच्चों को कि आप मिस्टेक करते हो रे डायग्राम, और ये पूरा चैप्टर है ना रे डायग्राम पर डिपेंड करता है। अगर रे डायग्राम आते हैं तो आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसी रे डायग्राम पर जोर देता हूँ मैं पढ़ाते समय, ठीक है। तो ये चीज़ें मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो उसके बाद अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2F1 पर है, तो हमने क्या करा, इसको देखो ये 2F1 नाम दे दिया, ये F1 होता है, सेम ही है, कुछ नया नहीं करना है हमको। ये F2 है, ये 2F2 है, ठीक है। अब ये क्या होगा, पहली रे इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद रिफ्रैक्ट होके ये कहाँ से होकर जाएगी, यहाँ से, यहाँ F2 से होकर जाएगी। उसके बाद दूसरी जो लाइन होती है वो इसके सिरे से और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से होकर, दूसरी लाइन जो होती है वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है ना। ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली लाइन सीधी सीधी उसी डायरेक्शन में निकल जाती है, ठीक है। तो ये कैसे, इस तरीके से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली लाइन सीधी बिना रिफ्रैक्ट हुए निकल जाती है। तो देखो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है, यहाँ पर हो रही है। तो देखो हम यहाँ पर इसको इमेज को ड्रॉ कर देंगे, तो इमेज ड्रॉ हो गई, ठीक है। इसको डार्क कर देना आप लोग अभी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके इमेज के बारे में देख लेते हैं, इमेज क्या है, इमेज के बारे में देख लेते हैं। पोजीशन एट F2 पर है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी है और रियल है ना। और साइज क्या है, सेम साइज है, यहाँ पर सेम साइज में है। ऐसे ही मिरर में एक कॉनकेव मिरर में एक केस है, जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो उसकी इमेज सी पर ही बनती है और उल्टी बनती है, बिल्कुल वैसे ही ये इसमें भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2F1 पर है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 2F2 पर ही बन रही है और उल्टी बन रही है और सेम साइज की बन रही है, ठीक है। इस डायग्राम को एक बार में बनाने में नहीं आएगा, थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एग्जैक्ट, क्योंकि हमें एग्जैक्ट 2F2 पर ही बनानी है। तो थोड़ा बहुत देखो आप लोगों का क्या होगा कि लाइन थोड़ी सी इधर उधर इंटरसेक्ट करेगी, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से 2-3 बार बना के देख लेना। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट केस। अब नेक्स्ट केस है आपका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1, ठीक है। तो इसको रे डायग्राम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी, और उसके बाद ये पॉइंट तो लगा ही लेते हो आप लोग, पॉइंट तो मैंने बता ही दिया। ये 2F1 हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं F1 और 2F1 के बीच में, F1 और 2F1 यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा, देखो वो कुछ नहीं करना है, एक पहली लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस से होकर जाएगी। उसके बाद जो दूसरी लाइन होती है वो कहाँ से लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से क्या होता है, जो लाइन जाती है वो बिना रिफ्रैक्ट हुए सीधी निकल जाती है, तो उस लाइन को सीधी लेते हैं वो, ठीक है। देखो किस तरीके से, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट पहले बन गया, कोई बात नहीं। तो देखो क्या हुआ, इस तरीके से ये ऑप्टिकल सेंटर, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के स्केल से लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ी बड़ी लाइनें ड्रॉ करना आप लोग, थोड़ा सा यहाँ से आता है ना, तो यहाँ ये दोनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं लाइनें वहाँ पर हम इमेज ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अब इमेज के बारे में देख लेते हैं। इमेज क्या है, देखो पोजीशन बियॉन्ड 2F1। अब देखो यहाँ पर 2F2 के बाद में है, बियॉन्ड 2F2 यानी कि 2F2 के बाद में, या फिर इसको कह सकते हैं बिटवीन 2F2 एंड इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी ये भी लिख सकते हैं, बिटवीन 2F2 एंड इन्फिनिटी ये भी लिख सकते हैं, और बियॉन्ड 2F2 ये भी लिख सकते हैं। नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड, दिखाई दे रहा है, उल्टी है तो इन्वर्टेड है तो रियल है, ठीक है। साइज क्या है, साइज इनलार्ज है, देख लो आप लोग खुद ही देख सकते हो, इसका साइज देख लो और इसका साइज देख लो, दोनों का साइज कंपेयर कर लेना, बड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा हाईली इनलार्ज नहीं है, ठीक है। हाईली इनलार्ज हाईली डिमिन्स वो अलग होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस कम है इनमें, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं अब नेक्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, ठीक है। तो देख लो इसको, तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी, उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, 5 पॉइंट ले लिए, ये आप लोग जानते ही हैं, इसमें तो मास्टर हो चुके हैं। उसके बाद अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, F1 पर है, तो हमने ऑब्जेक्ट F1 पर ड्रॉ कर दिया, देखो है ना,
F1 पर ड्रॉ कर दिया ऑब्जेक्ट। उसके बाद अब वही करेंगे, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली और इस पॉइंट यहाँ से रिफ्रैक्ट होके वो F2 से होकर जाएगी। ये नाम दे देता हूँ F1, F2 और F1 सॉरी F1 ही होगा ये, F2 टू F2, ठीक है। उसके बाद ये लाइन इस तरीके से F2 से होकर जाएगी। अब दूसरी लाइन कैसे लेते हैं? दूसरी लाइन मैंने बताया वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी तो देखो, और बिना रिफ्रैक्ट हुए निकल जाती है, रिफ्रैक्ट नहीं होती ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइन। तो देखो इस तरीके से जाएगी वो, ठीक है ना, देख रहे हैं? हाँ, तो देखो आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों लाइनें ना पैरेलल हैं, सारी जगहों पर डिस्टेंस इनके बीच की बराबर है। पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? जिनके बीच की डिस्टेंस सभी जगहों पर बराबर होती है उनको हम पैरेलल लाइन कहते हैं, ठीक है। पैरेलल है तो इमेज के बारे में देख लेते हैं। पैरेलल है तो कहीं मिलेगी नहीं ये, ठीक है। अब इमेज के बारे में देख लेते हैं, इमेज किस तरीके से बनेगी। देखो पोजीशन क्या है इमेज की? एट इन्फिनिटी। पैरेलल लाइन का मतलब इन्फिनिटी होता है, कहीं से पैरेलल लाइन आ रही है या पैरेलल लाइन जा रही है तो वो इन्फिनिटी पर मिलेंगी, ठीक है। और कहीं से आ रही है तो वो इन्फिनिटी से आ रही है। जैसे हमने पहला केस लिया था, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, ठीक है। नेचर क्या है? रियल और इन्वर्टेड होगा। रियल और इन्वर्टेड, देखो इनमें कॉन्वेक्स में सारे ही रियल और इन्वर्टेड हैं, सिर्फ एक केस को छोड़कर, ठीक है। वो अभी मैं कराता हूं, सारे रियल और इन्वर्टेड होते हैं सिर्फ एक केस को छोड़कर। अब साइज क्या है? हाईली इनलार्ज। इसमें क्या होता है, जब पैरेलल लाइन इन्फिनिटी पर जा रही है तो काफी बड़ी इमेज बनती है, तो इसको कहते हैं हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है। अच्छा, अब उसको कैसे कह रहे हैं? देखो एक और तरीके से मैं बताता हूं इसको, है ना, एक और तरीके से बताता हूं मैं अभी। देखो हाँ, अब एक काम करते हैं इसको भी। अब मान के चलो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो इससे रे जो निकलेंगी ना वो, एक सेकेंड हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जो रे निकलेंगी वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। देखो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना। देखो तो जो इससे रे आ रही हैं वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए। अब ये जो है किसका अपोजिट है? जो ए पार्ट था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सॉरी इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो उसकी इमेज किस तरीके से बनती है, तो वो डायग्राम देखना आप लोग, ठीक है। तो वो मैं वो बना देता हूँ, थोड़ा सा रफली बना देता हूँ। लेंस ऐसा नहीं बनाना है मेरी तरीके से, ठीक है। चलो मैं सही कर देता हूँ उसको। ये अब थोड़ा सा, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आ रही है ना, और तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो कहाँ पर मिलती है? फोकस पर। देखो इस तरीके से वो फोकस पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पहला केस है, ये वाला, है ना। अब इसका अपोजिट ये हो गया, तो आप लोग ये वाला भी डायग्राम बना सकते हो और इससे पहले मैंने बना के दिखाया वो भी डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो इसमें देखो बहुत ही छोटी इमेज, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैरेलल है, लाइनें जा रही हैं, तो पैरेलल लाइनें काफी दूर जाके मिलेंगी, तो इमेज कैसी बनेगी? काफी बड़ी बनेगी, ठीक है। सारी चीजें इसकी अपोजिट है फर्स्ट वाले केस की। चलो अब नेक्स्ट केस देखते हैं। अब नेक्स्ट केस है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो पहले मैं इसमें जो पहले से ही बना के रखा हुआ है, मैं बना के नहीं दिखाऊंगा इसको। ये क्या हो गया? 2F1 F1 F2 होगा, ये F2 और 2F2, ठीक है। अब और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है ना। अब देखो एक और चीज देख लो, यहां पर मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूं कि पहले ऑब्जेक्ट कहां था? इन्फिनिटी पर था, यहां पर। उसके बाद कहां आया? बियॉन्ड 2F, यानी कि 2F के बाद आ गया, यहां पर थोड़ा सा आगे आ गया। नेक्स्ट केस क्या था? 2F1 पर ऑब्जेक्ट था, फिर उसके बाद 2F1 और F1 के बीच में था, है ना। नेक्स्ट केस उसके बाद F1 पर था, इससे पहले वाला। अब ऑब्जेक्ट कहां आ गया? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में आ गया। इस तरीके से याद रखना सबको, ठीक है। ऐसे ही इसी तरीके से जो है मिरर में भी हमने कराए थे, इसी तरीके से होते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखोगे कि किस केस में इमेज कैसी बन रही है, ये याद करने का तरीका। और मैंने बाकी इसकी सारी चीजें कुछ टेबल्स बना दी हैं, सभी केसेस की छोटी छोटी टेबल बना दी हैं, वो नोट्स डाउनलोड कर लेना आप लोग जाके वेबसाइट से, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वेबसाइट का। देखो अब
F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमने इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया। तो देखो क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में है, तो पहली लाइन इस तरीके से जाएगी ये, और रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, सभी में यही करते हैं। और जो दूसरी लाइन होती है, तो देखो इसमें क्या होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इस वाली लाइन को है ना थोड़ा सा स्केल से इस यहाँ पर और यहाँ इसको मिलाते हुए एक स्केल रखना है, और स्केल को इस तरीके से ड्रॉ करना है, और बाद में ऊपर आगे तक और लेके जाना है इस वाली लाइन को। ठीक है, अब क्यों लेके जाते हैं अभी बताते हैं। उसके बाद सेकेंड लाइन जो ड्रॉ करनी है वो यहाँ से और इस पॉइंट को मिलाते हुए ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन जाती है वो सीधी उसी डायरेक्शन में बिना रिफ्रैक्ट हुए निकल जाती है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है। अब यहां पर देखो ये है ना, इनकी लेंथ, बीच की लेंथ बढ़ती चली जा रही है, यानी कि ये फैलती चली जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब फैलती चली जा रही है तो इसका मतलब ये आगे कहीं पर नहीं मिलेंगी, है ना, ये मिलेंगी तो फिर पीछे ही मिलेंगी जिस तरफ इमेज है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पीछे की तरफ ड्रॉ कर दिया, और ये दोनों लाइनें जो है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब जब लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम ऑब्जेक्ट जो है यहीं पर ही बना देंगे, यहां से यहां तक एक ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज को ड्रॉ कर दिया हमने, इमेज को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो हमारी इमेज बन गई। अब इसी केस में होता है कि इमेज सीधी बनती है। ठीक है ना, समझ रहे हैं, इसी केस में होता है इमेज सीधी बनती है। वहां पर मिरर में क्या होता है, जब कॉनकेव मिरर बताते हैं तो वहां पर भी जब एफ और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो वहां पर भी इसी तरीके से इमेज बनती है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब केस सेम ही है। अगर जिसने मिरर आ गया तो लेंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर लेंस आ गया तो मिरर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करें, इमेज के बारे में देख लेते हैं। पोजीशन क्या है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट। क्या है, सेम साइड पर बनती है जिस साइड पर ऑब्जेक्ट रखा होता है लेंस के। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट। अब नेचर क्या है, नेचर वर्चुअल है और इरेक्ट है, वर्चुअल और इरेक्ट है ना। अब वर्चुअल और इरेक्ट हमने बताया था, जब सीधी होती है तो उसको हम, सीधी इमेज है तो उसको हम इरेक्ट कहते हैं, और इरेक्ट होती है तो वर्चुअल होती है ना। और अगर उल्टी है तो क्या होता है, रियल होती है। ठीक है ना, तो ये हो गया नेचर। और साइज क्या है, इनलार्ज्ड। साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है, इनलार्ज्ड है, काफ़ी ज़्यादा, है ना, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इनलार्ज हो गया। तो ये हो गया आपका सारे कॉन्वेक्स लेंस के सारे केस खत्म हो गए, आपके 6 केस थे। ठीक है, और टेबल में मैंने नोट्सों में टेबल में सभी की जो रे डायग्राम जितने हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लेंस के केस खत्म होने के बाद छोटी सी टेबल दे रखी है, आप लोग उसको देख लेना। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम पढ़ेंगे अब। ठीक है, कॉन्वेक्स के हो गए, कॉन्वेक्स के खत्म हो गए, अब कॉनकेव के चलेंगे। पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो क्या होता है, देखो सबसे पहले इसमें हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। देखो प्रिंसिपल एक्सिस ही ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपको ये पॉइंट्स लगाने हैं। ठीक है, 5 पॉइंट्स लगाने हैं, और क्या करना है, ये इसमें भी एक लाइन ड्रॉ करनी है बीचों बीच, उसके बाद लेंस बनाएंगे आप लोग, है ना। ये जो पॉइंट है इस पर एक लाइन आनी चाहिए इस तरीके से, ये यहाँ पर। ठीक है, अब और ये कॉनकेव लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस बना लिया। अब उसके बाद जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो आप लोग जानते हैं रे कहाँ से आती है, इन्फिनिटी से आती है। ठीक है, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस में हुआ था। लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्ट होने के बाद रे कन्वर्ज नहीं होंगी, डाइवर्ज होंगी, यानी कि इस तरफ जाएंगी, है ना। कन्वर्ज नहीं होंगी, ये डाइवर्ज होंगी। चलो, अब तो होगा क्या कि हम इसको, है ना, अब यहाँ पर तो इस तरफ जा रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, तो यहाँ पर तो कहीं मिलेगी नहीं। हम इसको लाइन को इस तरीके से इस वाले फोकस से मिला देते हैं ऐसे वर्चुअली। इसको मैं नाम दे देता हूँ 2F1, F1, F2 और 2F2। ठीक है, तो इस लाइन को यहाँ तक ड्रॉ कर लिया वर्चुअली, है ना। अब दूसरी रे ली हमने, दूसरी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और रिफ्रैक्ट होके वो डाइवर्ज हो जाएगी, और ऐसा लगेगा इस पॉइंट से आ रही है। तो ये वर्चुअली इस पॉइंट पर मिलती हैं। ठीक है, जब हमने फोकस की डेफिनेशन बताई थी तब भी हमने ये डायग्राम बनाए थे दोनों, एक कॉन्वेक्स का और कॉनकेव का, दोनों का। तो फोकस की डेफिनेशन भी इन्हीं डायग्राम से आती है। ठीक है, या तो मिलती है या मिलती हुई महसूस होती है ना। तो इस तरीके से डेफिनेशन थी उसकी। अब इमेज के बारे में देख लेते हैं हम, यहाँ पर क्या होता है। तो पोजीशन क्या है एट F1, इमेज की पोजीशन F1 पर है। नेचर क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट ही बनाता है ये कॉनकेव।
ठीक है। साइज क्या है, पॉइंट साइज और हाईली डिमेंस, बहुत ही छोटी है, ठीक है। पॉइंट साइज है और बहुत ही छोटी है, ठीक है ना। अब इसमें नहीं दिखाई देगा, तो पहले केस में दिखाई नहीं देता, किसी के भी पहले केस में हमें ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा पता है, बस ये पता चलता है कि पॉइंट साइज है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस करते हैं। अब नेक्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते तो क्या होता है, ठीक है। तो देखो क्या क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की और बाकी सब जानते ही हैं आप लोग, है ना। तो देखो यहाँ पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ है, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर यहाँ होता है, इन्फिनिटी यहाँ पर है, इन्फिनिटी तो बहुत दूर है, ठीक है ना। तो ये इस मतलब एक ही केस होता है, तो मैं बता देता हूँ, कुछ गलत नहीं लिखा है यहाँ पर, ये पूरा एक ही केस होता है अगर हम इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दें तो सेम इमेज मिलती है हमको। आप लोग कहीं पर भी रख देना, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं पर भी रख देना आप, सेम ही डायग्राम बनेगा। किस तरीके से, चलो एक केस मैं रख के दिखा देता हूँ आपको। 2f1 f1 f2 और 2f2। अब ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, चलो हम यहाँ पर 2f1 और f1 के बीच में हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। आप यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, चलो यहाँ ले लो और यहाँ ले लो, कहीं पर भी रख लो आप। मैं कह रहा हूँ ये डायग्राम देखने के बाद आप कहीं पर भी रख लो। और जो ये रे डायग्राम है ना, रे डायग्राम सेम ही आएगा। देखो किस तरीके से, अब मैं यहां पर इस वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से कर लेता हूं, ठीक है। अब पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस से होकर जाती है, कुछ सॉरी हाँ वो तो डाइवर्ज होगी ना, ये तो हाँ, तो डाइवर्ज होगी तो ऐसा लगेगा इस पॉइंट पर आकर मिल रही है, ठीक है। और दूसरी लाइन मैंने बताया था ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है और बिना रिफ्रैक्ट हुए वो सीधी निकल जाती है। अब देख लो ये दोनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, छोटा सा ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, ये देखो यहाँ पर है ना, छोटा सा ऑब्जेक्ट बना दिया। तो अब ये जो इसकी इमेज कहाँ पर आई है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब आप लोग कहीं पर भी रख लेना, कहीं पर भी, मैंने बताया ना अभी, कहीं पर भी रख के, और यही रूल फॉलो करने हैं रे डायग्राम के। इस वाले में ये याद रखना कि कॉनकेव में डाइवर्ज होगी तो ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पर मिल रही है, कॉन्वेक्स में इस वाले रिफ्रैक्ट होके इस वाले पॉइंट से होकर जाती है, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस बस इतना है, ये क्या होता है, वो कन्वर्ज करता है, ये डाइवर्ज करता है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इमेज के बारे में देख लेते हैं। इमेज क्या है, कैसी बनेगी, पोजीशन बिटवीन एफ एंड ओ, एफ और ओ के बीच में बन रही है। नेचर क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। सीधी बन रही है तो इरेक्ट है तो वर्चुअल है। साइज क्या है, डिमिन्स्ड है ना। साइज आप लोग देख रहे हैं, ये इसका साइज है और ये इसका साइज है, ठीक है। देखो तो ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूले को देख लेते हैं। जैसे मिरर फॉर्मूला था वैसे ही लेंस फॉर्मूला होता है। तो हमने एक केस ले लिया, केस है कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का केस है ये। एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट 2f1 के बियॉन्ड होता है, यानी 2f1 के बाद में ही रखा है, जस्ट बाद में, तो क्या होता है, ये रे डायग्राम आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। इमेज इस तरीके से बनती है इसकी। अब इसको डार्क कर लेना इस लाइन को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, तो मैं बता देता हूँ, जब यहाँ से ये वाली डिस्टेंस होती है ना इस लाइन से, तो इस लाइन का बहुत यूज है, इस वाली लाइन का बहुत यूज है जो मिडिल में है लाइन, ठीक है। एक तो रिफ्रैक्शन के लिए हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है कि हमें कौन से पॉइंट से लाइट को रिफ्रैक्ट करें, तो वैसे यहाँ से कर दो आप लोग, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी ले सकते हो आप लोग, इसको इसके यूज भी इस काम में भी कर सकते हैं इसको। तो देखो इस पॉइंट से, ऑब्जेक्ट से और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, यू कह रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को यू कहते हैं। ऐसा मिरर में भी होता है, ठीक है। उसके बाद इस वाले ऑप्टिकल सेंटर से
ऑप्टिकल सेंटर से और इमेज तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, v कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां से यहां तक के डिस्टेंस को, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, f कहते हैं। जैसे मिरर में था वैसा ही है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये क्या हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और वहां पर क्या था, मैं अभी डिफरेंस बता देता हूं कि जब मिरर का जो फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला है, उसमें प्लस है और लेंस वाले में माइनस है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्निफिकेशन, लेंस का मैग्निफिकेशन। देखो ये कैसे होता है, जैसे मिरर में था वैसे ही डेफिनेशन यहां पर भी है, सेम ही है। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोल देते हैं। आप मैग्निफिकेशन कर लो सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या होता है, जब इमेज की हाइट का रेशियो और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं तो क्या होता है, इसको ही मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब हाइट क्या होती है, हाइट आप लोग जानते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट लिया, इस लाइन में हमने ऑब्जेक्ट लिया है ना, ये ऑब्जेक्ट है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है ऑब्जेक्ट की। ठीक है ना, और इमेज बन रही, मान के चलिए यहाँ पर इमेज बन रही है, तो इमेज की लंबाई कितनी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से लेकर कितनी लंबी है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में दे रखी होगी, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से करेंगे इसके। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला होता है m=v/u, एक ये फॉर्मूला भी होता है, तो हम दोनों को साथ में लिख देते हैं, m=v/u = I/o। तो वहां पर जो है, इसमें नेगेटिव था, कहां पर, मिरर वाले फॉर्मूले में यहां पर नेगेटिव था, लेकिन यहां पर पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, डिफरेंस याद रखना। और वहां पर मैंने ये चीजें भी करा दी थी, इफ m इज नेगेटिव इमेज इज रियल, m इज पॉजिटिव इमेज इज वर्चुअल, इफ m = 1 देन इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इनको लर्न कर लेना एक बार, और मैं न्यूमेरिकल में कराते समय भी और बता दूंगा। न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। m greater than 1 then image is enlarged और m less than 1 then image is diminished। ठीक है, काफी चीजें समझ में आ रही हैं। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इमेज क्या है, बड़ी बनेगी। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तो इमेज कैसी होगी, उसमें इमेज छोटी होगी। m की वैल्यू 1 के बराबर है तो क्या होगा, इमेज का साइज सेम होगा। और यहाँ पर m की वैल्यू अगर नेगेटिव है, m की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज रियल होगी, m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल होगी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट है ना, सॉरी ये पांचों पॉइंट जो है लेंस में भी वर्क करते हैं और मिरर में भी। ठीक है, दोनों में ही काम करेंगे, और मैं बताऊंगा आप लोगों को ये चीज़ों से भी जब न्यूमेरिकल करेंगे। एक तो न्यूमेरिकल मैंने रिफ्लेक्शन वाले मिरर के न्यूमेरिकल तो करा दिए, उसका वीडियो तो है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख के लिंक है, वहाँ से देख लेना आप लोग। और इसके बारे में भी जब मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा तो इन सारे पॉइंट्स को समझाऊंगा वहाँ पर भी। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ ए लेंस क्या होती है, लेंस की पावर क्या होती है। द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। क्या होता है, किसी लेंस की एबिलिटी क्या होती है, कन्वर्ज या डाइवर्ज लाइट को कर सके। कितनी कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है कोई लेंस, उसकी एबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। या फिर आप इस तरीके से इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपको ये लाइन नहीं लिखनी है, भूल जाते हैं एग्जाम में, तो वैसे तो यही याद हो जाएगी। द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस, है ना। उसके बाद अगर भूल जाते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। देखो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, 1/f, है ना। तो P = 1/f हो जाएगा। पावर ऑफ लेंस को P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जब ये कब लेते हैं, जब f इन मीटर में होता है। अगर f सेंटीमीटर में है तो 100/f लेते हैं इसको। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख दो आप। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, बना सकते हो डेफिनेशन। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, डायोप्टर। ठीक है ना, पावर की जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, डायोप्टर। पावर वो नहीं, वो वाला पावर नहीं जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, वो ये लेंस की पावर की बात चल रही है। ठीक है ना, हाँ, तो इसकी यूनिट क्या हो, डायोप्टर होती है, और इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ठीक है, फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्लास 9th और 10th के अगर साइंस के नोट्स डाउनलोड करने हैं CBSE के, तो आप हमारी वेबसाइट www.futureclassesyan.com पर जाकर कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।